हेलो एवरीवन। पिछले टर्न पर हमने एमीन की क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कर लिया था। आज बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं सबसे पहले इसके सॉल्युबिलिटी की। जैसा कि हम जानते हैं इस सॉल्युबिलिटी होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ को। कह रहा है कि दो लोअर एलिफैटिक एमीन होते हैं, वो गैसेस होते हैं और दे हैव फिशी ऑर्डर। फिशी का मतलब बदबूदार स्मेल आएगी। और प्राइमरी एमीन विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड, यानी अगर 3 कार्बन का एमीन ले लें तो वो लिक्विड होंगे, और उससे ज़्यादा जब आप जाओगे तो सॉलिड आएंगे, हायर वन। एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन आर यूजुअली कलरलेस एंड गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो ये कलर्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने पे। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। कह रहा है कि लोअर एलिफैटिक एमीन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक RNH2 है, ठीक, इसको हमने कराया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिख रहा है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ये वाला भी बनाएगा इसके साथ। तो ये जो एमीन का हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है वाटर के साथ, इसीलिए ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। लेकिन जैसे जैसे आप कार्बन चेन बड़ा करोगे, आर को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो एल्केन होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक करेक्टर बढ़ेगा, जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो जो छोटे एमीन होंगे वो सॉल्युबल बढ़िया होंगे, और जैसे जैसे चेन बड़ा करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अच्छा, अगर मैं वही बात कर लूँ सेम मोलर मास में अल्कोहल और एमीन की, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक 2 कार्बन चेन का अल्कोहल है और वहीं 2 कार्बन का प्राइमरी एमीन है, और क्वेश्चन ये है विच वन इज मोर सॉल्युबल। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बना रहे हैं, दोनों से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बट प्रॉब्लम ये है ये ज़्यादा पोलर है। ठीक है, कार्बन जो ऑक्सीजन बॉन्ड है इस पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि नाइट्रोजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। मेक सेंस? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है हायर एमीन आर इंसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद क्या कहता है, देखिए electronegativity of nitrogen to amine and oxygen to the alcohol as 3.2 and 3.5 respectively. You can predict the pattern of solubility of amine and alcohol in water. कह रहा है आगे कि out of butane 1-ol and butane 1-amine which will be more soluble in water and why। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि ब्यूटेन 1-ol और ब्यूटेन 1-amine, चाहे आप यही वाला ले लो, इथेनॉल और इथेनामाइन, दोनों के कंसेप्ट एक ही लगेंगे। फिर कहता है एमीन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। यू मे रिमेंबर दैट अल्कोहल आर मोर पोलर। कह रहा है ना अल्कोहल ज़्यादा पोलर होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमीन। तो इसमें जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, किसके कंपैरिजन में, एमीन के कंपैरिजन में, क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसके कारण अल्कोहल ज़्यादा बढ़िया सॉल्युबल होगा एमीन के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स आर इंगेज्ड इन इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन and hydrogen of another molecule. This intermolecular association is more in primary amine than in secondary amine, and there are 2 hydrogen atom available for hydrogen bond in the formation in it. Tertiary do not have any intermolecular association. ये वाली जो बात है इसको मैं अलग से यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी एमीन है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, ये देख सकते हो आप,
यहाँ 2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पर एक ही अवेलेबल है तो ये इसके बीच बनाएगा और यहाँ होगा भी नहीं। तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना बढ़िया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतनी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा। इसीलिए प्राइमरी वाला जो एमीन होगा, दिस इज प्राइमरी एमीन, नंबर 2 पे हमारा है सेकेंडरी एमीन और लास्ट में आता है टर्शरी एमीन। क्या बात क्लियर है? तो ये ज़्यादा सॉल्युबल, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, यही बात यहाँ पर समझाई गई है आपको। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर भी इन्होंने बना के दिखाया हुआ है। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर उसी की बात कर रहा है। देखिए प्राइमरी एमीन है, दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बना दिया है। ठीक, ये लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमीन। आइए इस टेबल की बात कर लेते हैं। आपको कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट को और इनके मोलर मास अप्रॉक्स सेम है, एक आध पॉइंट का डिफरेंस छोड़ दीजिए, 73, 72, 74 ये बहुत ही क्लोज वैल्यूज हैं, तो इसको आप मोलर मास के बिहाफ पे मत कहिएगा कि ज़्यादा मोलर मास तो ज़्यादा, ये सब ये सेम मोलर मास वाले मान के चलिए आप। देखिए ये है अल्कोहल, ये है मेरा प्राइमरी एमीन, ये वाला है सेकेंडरी एमीन और ये वाला है टर्शरी एमीन और ये है नॉर्मल एल्केन। ठीक है, दिस इज एल्केन नॉट नॉर्मल, ये एल्केन है। अब आपने पढ़ रखा है कि आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर है ही। अच्छा मान लीजिए हमारे पास एक, नॉर्मली मैं बात करूं कि एमीन है, एल्केन है और अल्कोहल है। देखिए इधर अल्कोहल है, एमीन है और एल्केन है। इसमें आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल आएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, फिर एमीन आएगा और एल्केन में तो होगा भी नहीं, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? अल्कोहल का होगा। तो यहाँ देखिए अल्कोहल का 390 है, ठीक है, और एल्केन का सबसे कम होगा, एल्केन का देखिए 300 के आसपास है। अच्छा अब बात कर लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि 1 डिग्री एमीन जो होगा उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का एंड देन टर्शरी का। क्लियर है मामला? आई थिंक ये टेबल उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। हम एमीन में हैं और बहुत जल्द इसको फिनिश भी कर देंगे, तो इसके बाद बचता है आपका बायोमॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आएंगे पार्ट 1 में, जिसमें स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन की। ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम and the presence of unshared pair of electron over the nitrogen atom makes amine reactive. The number of hydrogen atom attached to the nitrogen atom also decided the course of reaction of amine. That is why primary, secondary, tertiary differ in many reactions. Moreover, amine behave as a nucleophile due to the presence of unshared pair of electron. Some of the reaction of amine are described below. तो पहली रिएक्शन हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये कह रहा है, अभी आपने पढ़ रखा है कि एमीन की 3 डिग्रियां हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों डिग्रियां एक दूसरे से अलग हैं, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आएंगी रिएक्शंस को लेके। तो यहाँ पर ये पहले बात करते हैं कि एमीन जो है वो बेसिक करेक्टर का है, अगर मान लीजिए, क्योंकि एमीन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो वो एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल एट द सेम टाइम वो बिहेव कर सकता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बेस के फॉर्म में। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये वाला एमीन है प्राइमरी और मैंने रिएक्शन करा दी HX के साथ। आपको पता होगा कि HS में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ना, इसको मैं डेल्टा प्लस, इसको डेल्टा माइनस कर देता हूं। देखिए लोन पेयर जो होता है वो जब भी प्रोटॉन देखेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसे डोनेट कराएगा। तो ये देखिए क्लियर है। अब आपने अगर बेस का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो एक आता है लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर,
यानी जब कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे लुईस बेस कहते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे रहा है, तो दिस इज लुईस बेस, द नाइट्रोजन पार्ट। तो ये एज अ लुईस बेस हो गया। और अगर मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो देखिए क्या बनेगा। जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन को दिया तो एक प्रोटॉन इस NH2 के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा NH3। और जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर X माइनस है, देखा। तो दिस इज कॉल्ड एज साल्ट, इसको बोलते हैं अमोनियम साल्ट। क्लियर है। ये एराइल एमीन के साथ भी हो सकता है। यहाँ भी लोन पेयर इस प्रोटॉन को देगा, तो देखिए NH3 प्लस Cl माइनस, दिस इज एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके। अच्छा, अगर ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। अगर मैं एक बेस ले आऊं कोई, जैसे OH, तो ये इस हाइड्रोजन को निकाल के इसे दोबारा NH2 बना देगा। मैं आगे से हो सकता है दिया होगा इसमें, जी बिल्कुल दिया है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। देखिए जैसे ही हमने RNH2 लिया था, जब ये HX के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया RNH3 प्लस X माइनस। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, क्योंकि हम करा रहे हैं OH के साथ, विच इज अ बेस OH, तो OH करेगा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये देखिए हमें RNH2 मिल गया, देखा। वही बात यहां लिखी हुई है कि एमीन साल्ट आर ट्रीटेड विद द बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पेरेंट एमीन। ये अपने पेरेंट एमीन में दोबारा आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेता है एमीन से, अमोनियम आयन से। फिर कहता है एमीन साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों एमीन, दिस इज साल्ट। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा ईयर 11 में, उसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जैसा सॉल्वेंट वैसा कंपाउंड अगर है तो वो सॉल्युबल होगा। यहां देखिए केटायन एनायन दोनों है, तो ये एक पोलर है, और हम जानते हैं पोलर कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं कहाँ, पोलर सॉल्वेंट में। तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये वाटर में ये साल्ट क्या है, डिजॉल्व हो जाता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। और ये इनसॉल्युबल होते हैं कहाँ पर, ईथर में। दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ एमीन फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप इसको इससे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि साल्ट हमारा क्या है, सॉल्युबल है, और एमीन क्या है, इनसॉल्युबल हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट, जो नॉन बेसिक होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, किसमें, वाटर में। The reaction of amine with the mineral acid to form ammonium salt, so these basic in nature, the amine have one shared pair of electron on the nitrogen due, या देखिए लुईस बेस, इसको हम कर चुके हैं, लुईस बेस वाला। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कैसे इसको करते हैं, मैं इसको अपने तरीके से यहां पे लिख देता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक प्राइमरी एमीन है, ठीक, और इसकी रिएक्शन मैं H2O से करा रहा हूं। होगा क्या, H2O में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस क्या करे, मतलब प्रोटॉन है, तो ये NH2 इसको देगा, तो बन जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि ये बेस है, और बेस फिर हाइड्रोजन निकाल के इसे रिवर्ट करा देगा, इसीलिए ये क्या है, रिवर्सिबल है। और आप जानते हो रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो हम एक कांस्टेंट लाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता होगा H2O लिक्विड होता है, तो ये इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, इसके साथ इधर करा देता हूं, तो K इंटू H2O इज इक्वल टू RNH2। देखा, ये मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएगा जिसे KB बोलेंगे।
Kb क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। अच्छा, इसमें एक बात यहां देखने को मिली कि जो Kb है वो OH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Kb किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? OH के, देख सकते हो आप। तो मैं यहां लिखता हूं Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा Kb होगा उतना ज़्यादा OH आयन होगा, और आप जानते हो बेस क्या होता है? OH आयन डोनर। तो जितना ज़्यादा OH आयन उतना बढ़िया बेस, उतना स्ट्रॉन्गर बेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा, Kb ज़्यादा है तो Pkb क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Pkb क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Pkb का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग Kb। तो ये कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन रखेगा, माइनस लॉग फॉर्म है। ठीक है, अगर Kb ज़्यादा तो Pkb कम। अच्छा, Kb ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा मेरा Kb वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये टेबल आपको, ये बात यहाँ पर आपको यही बता रही है, आप देख सकते हो। यहाँ देखिए, ये टेबल को मैं कंपेयर करा देता हूँ। देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ों को कराता हूँ। जैसे एक लिखा हुआ है मेथेनामाइन, या मैं इसको अपने तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होता है। एक बात और आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्राइमरी एमीन है, मान लीजिए मेरे पास एक प्राइमरी एमीन है और एक सेकेंडरी एमीन है और एक टर्शरी एमीन है। हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाह रहे हैं गैसियस स्टेट में। जी हाँ, गैसियस, यहां मैं लिख देता हूं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कंसेप्ट नहीं लगाना है, बस ये देखना है। देखिए बेस क्या होता है? बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, अपना जो लोन पेयर डोनेट करे प्रोटॉन को। तो जितना बढ़िया हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो ज़्यादा डोनेट करेगा। यानी अगर आप इस आर का नेचर पता करें तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या होता है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये डोनेट करेगा तो लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये आसानी से डोनेट कर सकता है। और यहाँ क्या है? 2 डोनर हैं, और ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ 3 डोनर हैं। तो जितना ज़्यादा डोनर ग्रुप्स होंगे बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बात क्लियर है? इसीलिए 3 डिग्री वाला जो एमीन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर सेकेंडरी वाले से, और फिर टर्शरी सॉरी प्राइमरी वाले से, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अमीन, अमोनिया। क्या बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ कोई डोनर नहीं है। तो ये कहानी हो गई गैसियस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ की। क्लियर है? देख सकते हो आप। मेथिलेमीन का देखिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी आपको पता होनी चाहिए, ये पीकेबी दिया है तो पीकेबी कम तो केबी ज़्यादा, केबी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। क्लियर है? यहाँ देखिए मेथिलेमीन है और ये है एन मेथिल मेथेनामाइन, मतलब इसके पास मेथिल एक डोनर ग्रुप बढ़ रहा है। तो डोनर आप बढ़ाओगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। बेसिसिटी बढ़ने का क्या मतलब है? पीकेबी कम। तो देखिए इसका पीकेबी कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मेथिल था और यहाँ 2 हो जा रहे हैं। अब देखिए एन डाई मेथिल मेथेनामाइन, मतलब टर्शरी वाला, ये वाला, ये वाला है, देखा? तो यहां पर क्या हो जा रहा है? ज्यादा डोनर ग्रुप्स आ रहे हैं, ज्यादा डोनर आ रहे हैं तो अगेन स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये बेंजेना माइन है, इसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा बेंजेना माइन की, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस लगेगा। मैं इसको अलग से देखता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसका इंफॉर्मेशन पढ़ देता हूँ क्या दिया गया है ऊपर। तो अभी हमने गैसियस स्टेट की बात की है।
ठीक है। देखिए यहां पर वही चर्चा कर रहे हैं ये, एलिफैटिक एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। क्लियर है, तो ये वही बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक एमीन आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द एरियल ग्रुप। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ अमोनिया लिख दिया और यहां लिख दिया अराइल एमीन, ये वाला, देखिए ये अच्छा बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की ज़्यादा बढ़िया है एनिलीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेटेड है, ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसीलिए ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो जब ये डोनेट ही नहीं करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ क्या कंसेप्ट लग रहा है? रेजोनेंस। मैं आपको तरीका सिखाता हूं दूसरा, एक्वस फेज के लिए। गैसियस के लिए हमने कर लिया था, एक्वस की बात कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। क्लियर? अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसेप्ट को लगाऊं यहां पर, या मैं ऐसा करता हूं इसको पहले प्रोटॉन डोनेट करा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? RNH3+ और ये क्या बन जाएगा? RNH2+ R+ और ये बनेगा R। ये तो कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है? टर्शरी है। ये क्या करेगा? लोन पेयर इसको देगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा, सॉरी एक हाइड्रोजन लगेगा, ऐसा कुछ। ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराऊं, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बिहाफ पे अगर आप कंपेयर करोगे बेसिक स्ट्रेंथ को, तो ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। मतलब प्लस आई अगर आप लगाओगे तो कहोगे टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक, ये ऑर्डर आएगा प्लस आई के हिसाब से। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए जब इसके साथ आप कराओगे इन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ, तो यहां देखिए ज़्यादा बनेगा। देखा, यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा और यहाँ बनाएगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आप लगाओगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में देखिए जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो उतना स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा, जैसे ये देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म इसका बनाएगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो ये ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम, तो ये वाला फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अप्लाई कराऊंगा तो प्राइमरी एमीन ज़्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। क्या बात क्लियर हो गई? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिसाब से ये चलता है, क्योंकि देखिए इनके अपोजिट ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अब इन दोनों में कौन सा डोमिनेट करता है इसकी जो है बात हम ऐसे नहीं पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट से ये निकाला जाता है कि कितना ज़्यादा केबी आ रहा है, तो जितना ज़्यादा केबी वैल्यू आएगा उस हिसाब से उसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो टेबल में आई थिंक आगे देगा आपको, यहाँ देखिए ये पूरी बात वही की गई है। गैसियस फेज में एल्काइल एमीन, यहाँ देखिए एल्केनामाइन वर्सेस अमोनिया। तो एल्केनामाइन में क्या आते हैं? डोनर्स आते हैं, इसीलिए एल्केनामाइन क्या है? ज़्यादा अच्छे बेस हैं अमोनिया के कंपैरिजन में। तो ये बात यहाँ आपको मिलेगी। क्लियर है? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए अगर हम एथाइल ग्रुप ले लें, ये इथाइल कर दें, अगर मैं R इज इक्वल टू, अगर मैं R इज इक्वल टू इथाइल कर दूं, तो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2
सेकेंडरी, फिर क्या आएगा टर्शियरी, फिर क्या आएगा प्राइमरी, और लास्ट में हो जाएगा अमोनिया। क्लियर है मामला? इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बना तो ये मान चलिए 80% चांस है वो यही वाला उठाएगा, दो में से कोई एक। अगर वही R इज इक्वल टू ME आ जाए मेथिल, तो कौन सा ऑर्डर चलेगा? सेकेंडरी अगेन, अब प्राइमरी, अब टर्शरी, फिर अमोनिया। तो आपको ये बात याद होना चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए दोनों के केस में सेकेंडरी वाला कॉमन आ रहा है। देखिए दोनों के केस में क्या हो रहा है, दोनों के केस में सेकेंडरी दोनों में पहले आ रहा है और अमोनिया लास्ट दोनों में आ रहा है। क्लियर है? केवल मामला किसका बन रहा है, यहाँ 3-1 और यहाँ 1-3। क्लियर है मामला? ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एथिल ले लूँगा तो 231 चलेगा, और एमी ले लूँगा तो 213 आपको लगाना है। और ये आता है नेक्स्ट अराइल एमीन वर्सेस अमोनिया। इसकी भी बात हमने अभी अभी की है कि अराइल एमीन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में बिजी होता है। यहाँ देखिए डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो डी लोकलाइज्ड है तो ये अपने अपने पोजीशंस पे चेंज होता जाएगा। और अगर मैं अमोनिया की बात कर लूँ तो इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, यानी एक जगह पर है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये आसानी से दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अमोनिया की ज़्यादा अच्छी है, किसके कंपैरिजन में? एनिलीन के कंपैरिजन में। क्लियर? ये पूरी बात यहाँ पर वही की गई है। थोड़ा सा मैं डोनर और विड्रॉइंग वाली बात अलग से कर देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक NH2 है जिसमें मैंने यहाँ एक डोनर लगा दिया OCH3 ग्रुप, और एक NH2 है जहां पर हमने एक लगा दिया NO2 ग्रुप, और मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा बढ़िया बेस है, विच वन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। देखिए दोनों के केस में जो मेरा लोन पेयर है वो क्या है? कॉन्जुगेटेड है। तो लोन पेयर कॉन्जुगेटेड हो गया। अब आते हैं जो इस पे ग्रुप्स अटैच्ड हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ये जो एल्कॉक्सी ग्रुप है ये एक डोनर ग्रुप है, रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और ये क्या है? एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना चाहिए, इसीलिए ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस है वो कम। यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ में। यहाँ पे कुछ इन्होंने विड्रॉइंग ग्रुप्स भी लिखे हुए हैं, NO2 है, SO3 है, कार्बोक्सिलिक है, एन हेलोजन है, और डोनर में इन्होंने OCH3 और CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, इसको आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए ये जो ऑर्डर इसमें पूछा गया है एमीन का, बेसिक स्ट्रेंथ का, देखिए मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। C6H5NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एनिलीन। फिर क्या लिखा हुआ है? एथिल एमीन है, C2H5NH2 है, दिस इज सपोज टू बी A, दिस इज माई B। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी एमीन है, एथिल का ही केस है, तो C2H5NH, फिर C2H5, सपोज करिए C हो गया। फिर क्या लिखते हैं? अमोनिया, ये हो गया D। आपको क्या करना है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। तो देखिए आपको ये तो पता है कि सबसे पहले इसका जो लोन पेयर है ये क्या है? डी लोकलाइज्ड है, तो ये तो कम होगा। एल्केना, देखिए एरिल और एल्किल में ये एल्किल जो है डोमिनेट करेगा एरिल के कंपैरिजन में। और एथिल के केस में आपने पढ़ा हुआ है ऑर्डर क्या था? सेकेंडरी, फिर क्या था? प्राइमरी, फिर क्या था? बोलिए। सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी ही मिल रहे हैं अपने को, टर्शरी नहीं दिया गया है, ठीक। तो सेकेंडरी है, फिर क्या है? प्राइमरी है। तो कहने का मतलब क्या आएगा? सबसे पहले C, फिर क्या आएगा? ये वाला आएगा B। अब आते हैं D और A में। तो देखिए D का जो लोन पेयर है वो क्या है? लोकलाइज्ड है, तो इसीलिए अमोनिया होगा, तो यहाँ आता है D और फिर आएगा A।
ठीक, यही इसकी जो है एक्सप्लेनेशन होगा। दिया भी गया है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं अल्काइलेशन पे, रिएक्शंस पे। चलिए, एमीन अंडरगो एल्काइलेशन, इसको अभी हमने किया है, आपको पता होगा। एमीन क्या करता है, एमीन क्या करेगा भाई, RnH2 है, ये जब एल्काइलेशन, मान लीजिए रिएक्शन RCl पे करानी है तो क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, RnH और ये R और यहाँ पॉजिटिव, बाद में क्या होगा, ये H निकलेगा तो हमें मिलेगा RnHR, दिखा। तो ये इसी की बात कर रहा है, एल्काइलेशन की। नेक्स्ट आते हैं असाइलेशन पे। चलिए, एसाइलेशन को मैं इस तरीके से बता देता हूं, अपने तरीके से। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्राइमरी एमीन है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेथिल एमीन की, और रिएक्शन हो रही है कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, वही है, चेक कर लेते हैं। यस, CH3COCl, CH3COCl, ठीक। और इसका हमें प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। इसका मैं एक तरीका भी सिखाऊंगा और मैकेनिज्म भी। तो देखिए, ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो इतनी चीज को आप कैसे लिखोगे, CH3, जब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो एक बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, कार्बन के पास एक क्लोरीन भी है, और वही डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव, इतना। और एक CH3 भी लगा हुआ है, तो यहां मैं लिख देता हूं CH3। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो O माइनस है ये अपना इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा, क्योंकि डोनर हो गया, निगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ऑक्सीजन की, तो ये डोनेट करेगा। डोनेट किया तो जो लीविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा, Cl लीव किया। जैसे ही Cl लीव किया तो Cl ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लिया। भाई जब Cl लीव किया तो Cl माइनस आया, इसने क्या किया, इस H को ले लिया और ये न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये लीजिए बन गया। तो ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, HCl, ठीक है। शॉर्टकट इसका क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे आपको सिखा देता हूं। हमने लिया था प्राइमरी एमीन, सबसे पहले आप एमीन को ऐसे लिख लो, और रिएक्शन करा रहे हैं कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, Cl होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, और क्या होगा, CH3 होगा, यही होगा। हमें प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, HCl का लॉस कराएंगे, HCl निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और बाकी को ऐसे ही जोड़ देंगे, तो CH3 NH CO CH3, ये लीजिए। यहाँ देखिए वही हो रहा है, सारी मैकेनिज्म एग्जैक्टली वही है, देख सकते हो आप, है ना। ये प्राइमरी एमीन था, दिस इज माय प्राइमरी एमीन। ये सेकेंडरी एमीन के साथ भी इन्होंने दे रखा है, वही काम यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी ये H और ये Cl निकलेगा, HCl का लॉस होगा, और बाकी कनेक्टिंग साइड को ऐसे चिपका देंगे। नेक्स्ट आता है एनहाइड्राइड। देखिए एनहाइड्राइड में कैसे करेंगे, देखिए लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे जाएगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो मैं इस इतने को ऐसे लिखूंगा, CH3 N प्लस, यहाँ H, यहाँ भी H, और जब इस कार्बन पे अटैक किया तो ये कार्बन, कार्बन पे एक CH3 भी है,
और O माइनस भी है, तो ये O माइनस हो जाएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऊपर मैंने CH3 लिख दिया, और यहाँ O और यहाँ CO CH3 ऐसा कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर क्या होगा, O माइनस इलेक्ट्रॉन रिवर्ट किया, ये वाला ग्रुप हो गया लीविंग, और जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये जब निकलेगा तो ये इस H को ले लेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ओवरऑल मिला हमें CH3NH। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या मिला, दैट्स इट। ठीक है, एसिटानिलाइड मिलेगा, यही देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्टली दिख रहा है, कोई इसमें दिक्कत? सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बन पे, ये पूरा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, एमीन आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये है मेरा प्राइमरी एमीन और रिएक्शन हो रही है बेंजोइल क्लोराइड पे। अभी अभी हमने क्या किया, HCl निकाला था कुछ देर पहले कार्बोनिल क्लोराइड का, क्या यहाँ पे भी वही काम करेंगे? बोलिए, मैकेनिज्म भी वैसे ही चलेगा। क्या करिए, HCl का लॉस करा दीजिए, जोड़ दीजिए CH3NH CO और यहाँ बेंजीन। देखा मैकेनिज्म कैसे होगी, NH आएगा, इस पे अटैक करेगा, O माइनस टूटेगा, O माइनस फिर देगा इलेक्ट्रॉन, Cl बाहर हो जाएगा, फिर Cl इसी H को निकालेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैकेनिज्म मैं कर दूं, देखिए ये था मेरा CH3NH2 और ये था मेरा बेंजोइल क्लोराइड, ये आया, इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो क्या मैं CH3N और 2 हाइड्रोजन लगा के इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, और जब पॉजिटिव लग गया तो ये हो जाएगा O माइनस और यहाँ Cl और यहाँ बेंजीन रिंग। अब देखिए क्या हो रहा है कि O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देगा जब ऐसे, तो Cl एक लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, और जैसे ये निकला Cl माइनस के फॉर्म में, इसने इस H को लिया और ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो देखिए क्या मिला, CH3NH CO और ये PH का मतलब फेनिल रिंग। क्लियर, बेंजीन रिंग। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इसे बोलते हैं बेंजोइलेशन। What do you think the product of the reaction of amine with carboxylic acid, they form salt with the amine at room temperature? Okay, next आते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन। देखिए मैकेनिज्म तो दिया नहीं है यहाँ पर, मैकेनिज्म नहीं दिया है, तो मैकेनिज्म मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये हम चला रहे हैं NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़, और जो जो मैकेनिज्म आपको NCERT में मिलेगी उसे मैं डिस्कस करूँगा, जो नहीं है उसको नीट या जेई के सिलेबस में आता है तो उसको मैं वहाँ करा दूँगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, कह रहा है कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का मतलब NC, एंड टर्शरी एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, टर्शरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज्ड टू टेस्ट द प्राइमरी एमीन। तो ये रिएक्शन प्राइमरी एमीन को टेस्ट करने में किया जाता है, इसे कार्बिल एमीन टेस्ट बोलते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास प्राइमरी एमीन है और आपने क्या किया, क्लोरोफॉर्म और क्या लिया, बेस, तो प्रोडक्ट बनता है RNC। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आई है। क्लियर है? देखिए मैकेनिज्म इसका कुछ है नहीं, बेस करता क्या है, इस क्लोरोफॉर्म का एसिडिक H निकालेगा, CCl3, फिर Cl लीव करता है, डाई क्लोरोकार्बिन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, CCl2। ठीक है, फिर यही एमीन इस पे रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है RNC।
तो खास बात ये यहाँ बस ये जानिए कि क्या मिलेगा, तो वी कैन से डाई क्लोरोकार्बीन, और ये प्राइमरी एमिन इस रिएक्शन को देंगे, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इसे डाई एजोटाइजेशन भी कहेंगे। क्या हो रहा है इसमें, RNH2HNO2, देखिए ये जो मिक्सचर है ये रिएक्ट करता है, जब ये जो मिक्सचर है NaNO2HCl, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, HNO2, है ना। NaNO2 को जब HCl के साथ कराएंगे तो ये बनाएगा HNO2 और NaCl, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर दिया गया है, चाहे आप HNO2 ले लीजिए, चाहे आप NaNO2HCl ले लीजिए। क्लियर। तो प्राइमरी एमीन यहाँ लेते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, हमें मिलता है ये वाला डायजोनियम आयन, और जब डायजोनियम आयन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल मिल जाता है। मेक सेंस। फिर से देखिए, ये हमने उसमें भी पढ़ रखा था, आई थिंक हेलो एरीन और हेलो एल्केन में। देखिए फिर से RNH2 है जो, ये रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ, तो हमें मिलता है RN2+Cl-, और इसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, N2 एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर कर देता है इसे, और हमें मिलता है अल्कोहल। और आपको पता है इसमें कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट, N2+ बाहर निकल जाता है तो बनता है R+, इसी R+ पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कुछ ऐसे, ठीक। एरोमेटिक एमीन में भी ऐसे ही चलाएंगे, C6H5NH2 है मान लीजिए अपने पास, और हमने करा दिया NaNO2HCl के साथ, तो हमें मिलेगा HNO2 जब इसके साथ बनाएगा तो N2+Cl-, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने पढ़ा भी था। देखिए इसकी मैकेनिज्म तो दिया नहीं है, बट मैं मोटा मोटा आपको ये समझा सकता हूँ। देखिए HNO2 जो होता है, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, HNO2 हमारे पास है तो प्रोटॉन आपको मिलेगा, फिर HNO2 क्या करता है, प्रोटोनेट करता है H+ के साथ, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने कहा कि HNO2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OH N=O, ठीक है, वही चीज़ है। तो जब ये एसिडिक है अपने पास तो ये लोन पेयर इसको प्रोटोनेट कराएगा, तो ये हो जाएगा O+H और ये H, और यहाँ N=O, फिर ये निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास मिला N=O पॉजिटिव। दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम, ठीक। तो ये हमारे पास जब मिल गया, अब क्या होगा भाई, NH2 आया, इसी नाइट्रोसोनियम पे अटैक कर देगा, देखा। ये पॉजिटिव, फिर N=O, ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, RNH N=O, देखा। अब इसका बना दो टॉटोमर। टॉटोमर कैसे बनाएंगे, H यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, तो RN क्या हो जाएगा, $NOH, दिख गया, दिख गया आपको। फिर वही कहानी, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ले लो, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये लीव कर जाएगा भाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा कुछ, RN=N पॉजिटिव, इस पे है लोन पेयर, रेजोनेंस होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो बना RN+N, ये देखिए यही है N2, और फिर ये लीव कर जाता है बिकॉज इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो बन गया R+, जो कि क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और इसी पे फिर अल्कोहल ये वाटर आता है अटैक करने और बना देता है OH। तो मैंने बातों में इसकी मैकेनिज्म भी बता दिया। मुझे ऐसा नहीं करना था क्योंकि NCERT में नहीं दिया है, बट आप ये चीज़ जान लो, इसको डाई एजोटाइजेशन भी बोलते हैं, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। और
डायजोनियम आयन बनेगा, फिर ये वाटर आएगा, इसे अल्कोहल बना देगा। और N2 निकल रहा है तो N2 एक गैस भी यहाँ पर लीव कर जाती है। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डायजोनियम साल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल क्वांटिटेटिव evolution of a nitrogen is used in the estimation of amino acid and protein. Next आते हैं एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड, तो ये भी बता दिया हूँ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा भाई? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वही यहाँ पे भी रिएक्शन का प्रोसेस सेम होगा, N2+ आ जाएगा, फिर N2+ निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या होना है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए वही काम होना है जैसे अभी हमने कार्बोनिल क्लोराइड में पढ़ रखा था। क्या करेंगे? HCl का लॉस, दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल। मैकेनिज्म कैसे चलेगी? ये लोन पेयर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने मेथिल एमीन लिया और यहाँ पर है सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ऐसा। ये आया, इस सल्फर पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ये O-, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, ऐसा कुछ दिखा। और यहीं से आप एक बॉन्ड बना दीजिए नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव, और बोलिए क्या हो जाएगा? H और CH3। अब क्या होगा? ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, Cl निकल जाएगा, फिर Cl- क्या करेगा? इस H को निकाल देगा, तो हमारे पास क्या मिला? CH3NH, फिर SO2 लगभग ऐसे, और रिंग। ये मैं लिख देता हूँ, CH3NH, फिर सल्फर हैविंग 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, फिर एक रिंग। ये लीजिए, दिख रहा है भाई? यहाँ पे भी वही काम करेंगे, HCl का लॉस और जोड़ दीजिए। देखिए तरीका क्या है, अगर आपको एमीन की रिएक्शन आपको ऐसे किसी फंक्शनल जिसमें कार्बोनिल क्लोराइड जैसा या डबल बॉन्ड विद Cl आ रहा है, तो HCl का लॉस करा दीजिए। कह रहा है द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिक ग्रुप, हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्केलाई। देखिए ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इसमें कुछ काम की बात आ रही है। कह रहा है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, HR, which is also called Hinsberg, react with the primary and secondary amine from form sulfonamide। ये प्राइमरी जब और सेकेंडरी एमीन जब बनता है तो ये सल्फोनामाइड बना देता है। खास बात यह है कि जब प्राइमरी एमीन आप लेते हो तो हमें मिलता है एक एसिडिक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे, और जब रिएक्शन को एल्केलाई लेते हैं बेस, तो ये बेस करता क्या है? इस H को निकाल देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सॉल्ट बना देता है, सॉल्युबल हो जाता है। ये क्लियर है? मतलब इस H को निकालेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास नहीं है, इसीलिए ये वाला क्या होता है? देखिए यहां लिखा होगा इनसॉल्युबल। ठीक, तो ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद द प्राइमरी एमीन यील्ड एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड और द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इज स्ट्रांगली, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये सॉल्युबल हो जाता है एल्केलाई में, बेस में, क्योंकि वाटर आपके साथ बन जाएगा। और यहाँ देखिए इन द रिएक्शन विद द सेकेंडरी एमीन एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनिल इज फॉर्म्ड, यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं मिल रहा है, आपको कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो does not contain hydrogen atom attached to the nitrogen, so it is not acidic, hence insoluble in alkali। ठीक है, कोई एसिडिक नहीं, इसलिए इनसॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टर्शरी एमीन डू नॉट रिएक्ट। टर्शरी क्यों नहीं रिएक्ट करेगा ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, और यहां मैंने ले लिया बेंजीन, और यहां ले लिया सल्फर डबल बॉन्डो Cl। कह रहा है कि द टर्शरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमीन रिएक्टिंग विद द बेंजीन सल्फोनिल इन अ डिफरेंट मैनर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन एंड आल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एमीन। हाउएवर these days बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब आप इसको इस पे कराओगे तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस आफ्टर द अटैक,
तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है तो हाइड्रोजन निकालते हैं हम। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये चार्ज स्पीसीज बनेगा और चार्ज क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये हम इसके इस टाइप की रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं हर एक चैप्टर में, तो आपको थोड़ा यही देखना होगा कि कौन सा डोनर है कौन सा विड्रॉइंग है। ठीक है, कह रहा है यू हैव रीड अर्लियर दैट एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर, वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दीज। देखिए, जैसे ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर होता है इस पे, और आपको मैंने बता रखा है कि जब भी लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। और जब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इसी ग्रुप को, ये जो NH2 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। दिस इज एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर क्या करता है, रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और ये किस पोजीशन पे बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा आर्थो पे और पैरा पे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जब Br2H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, Br2 इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, तो आपको याद होगा ऐसी एक रिएक्शन फिनॉल की भी आपने पढ़ा था, Br2 विद H2O, जहां पर तीनों पोजीशन पे जुड़ रहा था। तो यहाँ भी वही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो ये क्या करेगा, तीनों ब्रोमीन इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगी, तो बनेगा हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद वाली रिएक्शन पे। कह रहा है द मेन प्रॉब्लम इनकाउंटर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमीन इज दैट of their very high reactivity, substitution tend to occur at artho and para. If we have to prepare mono-substituted aniline derivative, how can the activating effect of NH2 group be controlled? This can be done by protecting the NH2 group by acylation with the acetic anhydride, then carrying out the desired substitution followed by hydrolysis. देखिए, कह रहा है कि जब आप एनिलीन कराते हो तो आपको आर्थो और पैरा मिलता है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ पैरा मान लो चाहिए, तब कौन सी टेक्निक लगाएंगे, तो यहां पर इसी की बात कर रहा है। देखिए, मान लीजिए हम रिएक्शन को कराते हैं NH2 के साथ, ये अब देखिए, चाहे आप यहाँ एनहाइड्राइड ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए आप CH3COCl, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा, इसको अटैक करेगा, ये बाहर करा देगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ कम, तो मैं सीधा ये बना देता हूँ। देखिए क्या होगा, NHCOCH3। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए ना, वही आपको यहाँ भी मिल रहा है, NHCOCH3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ Br2, और मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डोनर है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगेन वी हैव अ पॉसिबिलिटी फॉर द आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, बट प्रॉब्लम ये है, आर्थो नहीं फेवर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा बल्की है, बड़ा है, और आर्थो पे जब आप लगा दोगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, सब्स्टिट्यूट कराओगे, तो थोड़ा सा रिपल्सन होगा ग्रुप्स के बीच, है ना, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ ज़्यादा है। तो क्या करोगे, पैरा पे ब्रोमीन को ले जाओगे, दूर हो जाएगा। तो जब ये पैरा पे आ जाएगा, अब इससे ये दूर है, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार जब हमें पैरा मिल गया, देखिए यहाँ पर, अब आप क्या करा दो, वाटर से रिएक्शन करा दो। आपको हाइड्रोलिसिस पता ही है, कैसे कराएंगे। देखिए, ये बेंजीन था, ये NH था, और ये था COCH3। कुछ मत करो, यहीं पे HOH ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। अब आपको पता है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाटर के लेस वाले को लेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो वाटर के ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वाटर के लेस, यानी हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा ऐसे, और ये CH3CO क्या करेगा, इस OH को ले लेगा। तो क्या मिला, CH3COOH, और क्या मिला, NH2। देखिए, एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है। The lone pair of electron on nitrogen of acetaldehyde interact with the oxygen atom due to the resonance. रेजोनेंस आपने
अगर पढ़ा होगा तो इसका रेजोनेंस आप ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे आएगा देखिए, देखिए अगर ये मान लीजिए मैंने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ N और यहाँ मान लो 2 हाइड्रोजन, ठीक। होगा क्या, नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है, मतलब कॉन्जुगेटेड है, तो ये ऐसे आएगा, डोनेट करेगा और CO बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या बनेगा, CH3CO निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन हैव अ पॉजिटिव चार्ज H और H। जब मैं GOC पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर रेजोनेंस और भी जो GOC के टॉपिक्स हैं उसको बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फ़ायदा आपको तब करेगा जब आपको आता होगा रेजोनेंस या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट्रेशन, देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है अभी। इस पेज में आपका नाइट्रेशन है और क्या है, उसके बाद ये फिर रिएक्शन वही चीज़ करा रहे हैं, ये पैरा नाइट्रो बनवाना चाह रहे हैं, फिर सल्फोनेशन है, उसके बाद डायजोनियम की रिएक्शन है, ओके, डाई जो कपलिंग है, दैट्स इट। तो इसके बाद अब ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक 20 मिनट का और है मामला, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक। तो एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ एमीन। तो इसे आप रिवाइज करते रहिए। एमीन छोटा है अगर आप बाकी के चैप्टर से कंपेयर करोगे। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल है, तो ये ऑर्गेनिक ख़त्म होने वाली है लगभग क्लास 12 के लिए। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।